हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि सौरमंडल में पृथ्वी कितने ग्रह हैं, इनके विषय में पढ़ा हम लोगों ने। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। खगोलीय पिंडों के विषय हम लोगों ने पढ़ा और बिग बियर थ्योरी के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। ध्रुव तारा कहाँ निकलता है और किस दिशा में होता है, इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। और अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि मून, चंद्रमा। चंद्रमा के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारे पृथ्वी के पास सिर्फ एक उपग्रह है और वो कौन सा है? वो है चंद्रमा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है पीसीएस में कि हमारी पृथ्वी के पास कौन से उपग्रह हैं या कितने उपग्रह हैं। तो आप जानते रहिएगा, हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, वो भी चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक भाग, एक चौथाई है, 1/4। यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के सबसे नज़दीक है। अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा यह सबसे क्या है? सबसे नज़दीक है। दोबारा पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दोनों की डिस्टेंस पूछता है तो यह याद रखने लर्न करने वाली चीज़ है कि 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो ये सूर्य से भी कम लगता है, सूर्य के प्रकाश से भी, क्योंकि हम लोगों ने उनका पढ़ा था सूर्य का पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड पढ़ा था उनका हम लोगों ने, या कहीं कहीं 8 मिनट दिया रहता है, तो दोनों सही है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले चंद्रमा पर कौन गया, इनके विषय में थोड़ा सा पढ़ते हैं। नील आर्मस्ट्रांग ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। जी हाँ, नील आर्मस्ट्रांग ही वो व्यक्ति थे जो सबसे पहले चंद्रमा पर अपना कदम रखा। और कब रखा था? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नील आर्मस्ट्रांग किस देश के थे, तो ये मूलतः संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। इनके विषय में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कब गए थे। तो 29 जुलाई और 1969 डेट याद रखना बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि ये किस देश के थे, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इनका पूरा नाम था नील एल्डन आर्मस्ट्रांग। ये खगोल यात्री थे और ये मूलतः संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, उन्हीं के निवासी थे। ये एक एरोस्पेस इंजीनियर थे और ये नौसेना के अधिकारी भी थे, परीक्षण पायलट, और ये प्रोफेसर भी थे। खगोल यात्री बनने से पहले वे नौसेना में भी थे। तो ये सब तो नहीं, लेकिन ये चीज़ें याद करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये कब गए थे। तो 29 जुलाई 1969 को। और कौन गया था सबसे पहले? तो नील आर्मस्ट्रांग गए थे। किस देश के थे? मूलतः कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये किस देश के रहने वाले थे, तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है। ये नौसेना में रहते हुए इन्होंने कोरियाई युद्ध से भी, कोरिया से भी, कोरिया के उसमें जो भी इन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया था। नौसेना में रहते हुए उन्होंने कोरिया यानी उससे भी युद्ध में इन्होंने हिस्सा लिया था, नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इससे पहले जेमिनी अभियान, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो किस युद्ध में, किस चीज़ में भाग लिए थे। तो ये इनका जो अभियान था वो जेमिनी अभियान था। ये भी जो चीज़ याद करने के लिए है। और इनका कौन सा मिशन था, इसको भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो था अपोलो 11। अपोलो 11 वही अभियान था जिसे जुलाई 1969 में पहली बार चंद्रमा पर मानव रहित कोई यान उतरा, कोई यान उतरा था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और आर्मस्ट्रांग इसके कमांडर थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि उनके अलावा इसमें और कौन कौन से व्यक्ति थे जो, और वो कौन सा व्यक्ति था जो दूसरी बार चंद्रमा पर उतरा। तो इनके अलावा इसमें कौन से और थे इनके जो, उसमें जो इनका यान था उसमें थे बज एल्ड्रिन, जो चांद पर उतरने वाले
दूसरे व्यक्ति थे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये कि चाँद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे व्यक्ति थे बज एल्ड्रिन थे, जो चाँद पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति बने। और इनके साथ 3 लोग थे और तीसरा था माइकल कॉलिंस, जो चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाते हुए मुख्य यान में ही बैठे रहे, वहीं पे शामिल थे ये। नेक्स्ट है, इस उपलब्धि के लिए नील आर्मस्ट्रांग को राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा उनके हाथों से इनको प्रेसिडेंशियल यानी मेडल ऑफ फ्रीडम से इनको सम्मानित किया गया। अब जब बात चाँद पर उतरने की जा रही है तो भारत में भी कुछ लोग गए थे। उसमें सबसे पहले कौन से थे, तो हम लोग बात करते हैं राकेश शर्मा जी का। राकेश शर्मा ये वही व्यक्ति थे जो भारत की तरफ से विश्व में 138वें यानी 138 वे यात्री ऐसे थे जो चाँद पर पहुँचे। इनका जन्म पहले कब हुआ था, 13 फरवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। और इन्होंने अंतरिक्ष में कितने दिन बिताए थे, तो 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट। इनका चयन हुआ था 1982 को यानी 1982 को। मिशन कौन सा था इनका, तो सोयूज T11 था, सोयूज T11 था। इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत के पहले और विश्व के भारत के पहले काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे। राकेश शर्मा जी हैं। 13 फरवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में ये वहीं पर उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है यूरी गागरिन। राकेश शर्मा जी अभी मैंने इनका एक विकिपीडिया पढ़ा था फ्रेंड्स कि इनका ये अभी शायद तमिलनाडु में वहीं पे ये रह रहे हैं इस समय। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन जो थे वो 9 मार्च 1934 को से 27 मार्च 1968 यानी 1968। 12 अप्रैल 1969 को अंतरिक्ष में जाने वाले वो प्रथम मानव थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, किस देश के थे, तो क्यूसिनो, ये एक रसिया में सोवियत संघ रूस में पड़ता है। यूरी गागरिन वहीं के रहने वाले थे। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यूरी गागरिन किस देश के थे, तो यूरी गागरिन थे रसिया के थे, रूस के। और इन्होंने अंतरिक्ष में कितना टाइम एक्सपेंड किया था, तो 1 घंटे 48 मिनट। और इनके जो मिशन का नाम था वो था बोस्टोक 1 था। नेक्स्ट है कि सैटेलाइट यानी उपग्रह। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ते हैं सैटेलाइट मतलब उपग्रह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न करने की चीज़ है। सबसे पहले राकेश शर्मा की, ये पीसीएस में पूछा हुआ था कि राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष यात्री बने वो कौन से नंबर के थे, तो इसको याद रखना कि 138 कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये राकेश शर्मा का जन्म हुआ था पंजाब के पटियाला में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म इनका 13 जनवरी 1949 को। इन्होंने अंतरिक्ष में कितना टाइम, जब कभी अच्छा क्वेश्चन बनता है तो ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने टाइम और कौन सा मिशन था, इन्होंने कितने टाइम एक्सपेंड किया था, इनका चयन कब हुआ था, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। तो ये सब चीज़ें याद करने की चीज़ें। और अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कि सैटेलाइट क्या है, इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। सैटेलाइट एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं पृथ्वी के संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से भारतीय उपग्रह हैं, तो ये भी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है। 27 दिन में पूरा कर लेता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है 27 दिन में। नेक्स्ट है
पृथ्वी से चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है ना वायु, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो कब देखा जा सकता है? पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर जो इसकी छाया पड़ती है उसको हम देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो ये किन किन किसे किसे क्लास में पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति। नेक्स्ट दोबारा रिकॉल करते हैं कि तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये किसकी क्लास में पाए जाते हैं? तो ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष के पहले विस्फोट होकर ग्रहों से जो टूट टूट कर अलग हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े यानी जो टूट जाते हैं आपस में घर्षण की वजह से, जो टकराने की वजह से टूटते हैं, वही जो है क्षुद्र ग्रह का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ते हैं उल्का पिंड किसे कहते हैं। मेटोरिटा। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं और इनकी पृथ्वी पर गिरने की स्थिति हो जाती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं, कहते हैं तारा टूटता है, और जो ये उल्का पिंड, ये तो कुछ वायु के घर्षण के कारण ये जल जाते हैं, और जो नहीं जलते वो जो कुछ गिरते हैं वो जगह जगह गड्ढे का निर्माण करते हैं। हम लोग गाँव में कहते हैं कि चिर्री पड़ गई। ये उल्का पिंड होते हैं बेसिकली। दोबारा देखते हैं हम लोग कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को ही हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है, और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण जल जाते हैं, और कुछ अधजले हुए होते हैं जो पृथ्वी पर गिरते ही और तो गड्ढे बन जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक ओर से दूसरी ओर तक फैली। नेक्स्ट है, एक ओर से दूसरी ओर तक फैली एक सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह से दिखाई पड़ता है, जैसे कि छोटे छोटे कई सारे तारे एक जैसे लगता है एक सफ़ेद चद्दर की भांति है। उसी तरीके से उसको हम कहते हैं, वो यह पट्टी एक आकाश गंगा या उसे मिल्की वे भी कहते हैं। वो एक मिल्की वे है, एक आकाश गंगा है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन काल में इसकी कल्पना आकाश गंगा यानी आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से किया गया है। काफ़ी ये सिर्फ आईएएस में पूछा, यूपीएससी में पूछा हुआ है कि प्राचीन काल में आकाश, ये मिसलेनियस में पूछा जाता है, मैचिंग में कई बार पूछा जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि प्राचीन काल में इसकी कल्पना आकाश में एक प्रकाश की एक बहती नदी की भांति की गई है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा जो है करोड़ों असंख्य तारों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिल करके एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। लाखों आकाशगंगा मिल करके एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। पृथ्वी सौरमंडल का ही एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा यानी मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। नेक्स्ट है कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, उसको किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको कार्डिनल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दोबारा देखते हैं, पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा यानी मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका जो लास्ट टॉपिक है कि चंद्रमा, सूर्य और इन सब के ग्रहों के बीच में कितनी कितनी दूरियां हैं, कौन कितने दिन में कितना चक्कर कंप्लीट करता है। तो इसके विषय हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये यूपीएससी में एक बार पूछा हुआ है, हम दोबारा रिकॉल करा दें। राकेश शर्मा जी का इनका पूछा हुआ था, इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये कि भारत के
पहले और विश्व के 38वें, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये, तो इसको याद रखना फ्रेंड्स कि भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हैं। उनका जन्म हुआ है 13 जनवरी 1949 को, पंजाब के पटियाला में हुआ था। और इन्होंने अंतरिक्ष में कितना टाइम व्यतीत किए थे, इन सब के विषय में पूछा हुआ है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इनकी मिशन के विषय में पूछा हुआ था राकेश शर्मा के, तो याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है राकेश शर्मा जी का। थैंक यू सो मच फॉर माई वॉचिंग।